राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आज हमारा अपना पहला क्लास आप लोग के बीच में। आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। आज इसका हम आंसर जानने का कोशिश करेंगे। बच्चों, आप ये जान लीजिए कि ये आपके क्लास 10th के हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसका अच्छे से तैयारी कर लें। हम इस क्वेश्चंस के अलावे इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी हम आपको बताते चलेंगे। तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ और अपना कॉपी और पेन उठा लीजिए और हमारे क्वेश्चंस को हमारे साथ करते जाएंगे। अगर आपको आंसर आता होगा तो हमें कमेंट में जरूर अपना आंसर आप लिख कर भेजेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इटली का एकीकरण कब हुआ। इटली का एकीकरण दोस्तों सन 1860 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं आपको किसी किसी जगह पर इसका आंसर 1871 भी देखने को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1860 में इसका एकीकरण हो चुका था, यूनिटिफिकेशन हुआ था, लेकिन पूरी तरह से जो संयुक्त इटली का एकीकरण हुआ, ठीक है, वो 1871 में हुआ था। तो अगर आपको ऑप्शन में 1871 रहता है तो आप 1871 के साथ भी जा सकते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मार्क कहाँ का प्रधानमंत्री था। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये बिस्मार्क जो थे वो जर्मनी के एकीकरण में इनका बड़ा ही अहम योगदान रहा था और ये जर्मनी के पर्सिया के ये हमारे प्रधानमंत्री थे और इन्होंने जर्मनी के एकीकरण में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। इन्हें जर्मनी का लौह पुरुष भी कहा जाता है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि इटली का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। अभी हमने देखा था कि इटली का एकीकरण 1860 में हुआ, लेकिन इटली का एकीकरण का श्रेय जो जाता है वो जिस व्यक्ति को जाता है उसका नाम था काउंट कैमिले दे कावुर। कहीं कहीं कैवुर भी लिखा मिलता है, काउंट कैमिले द कैवुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि यूटोपिया क्या था। दोस्तों, आपको पता होगा अगर इस चैप्टर को आपने पढ़ा है तो यूटोपिया, जिसे हिंदी में कल्पना दर्श भी कहा जाता है, यह एक काल्पनिक राज्य था। यह एक क्या था? एक काल्पनिक राज्य था। काल्पनिक राज्य था जिसकी कल्पना फ्रेडरिक सारियू ने किया था। फ्रेडरिक सारियू ने इस काल्पनिक राज्य की स्थापना की थी जहां पर सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, सभी लोग समानता के साथ रहते थे। ऐसा काल्पनिक राज्य का सोच था फ्रेडरिक सारियू का। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। दोस्तों, जो फ्रांस था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश माना जाता है यूरोप के अंदर, और यूरोप में कोई भी गतिविधि बहुत तेजी से फैलती थी। जब फ्रांस में कोई भी गतिविधि होती थी तो उसका असर पूरे यूरोप में देखने को मिलता था। इसीलिए एक व्यक्ति थे ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक ने कहा था, जो डेनमार्क के चांसलर भी थे, उन्होंने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो उसका असर या उसका जो जुकाम होता है वो पूरे यूरोप में फैल जाता है। तो उस व्यक्ति का नाम था ड्यूक मेटरनिक। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली नामक गुप्त साम्राज्य का स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों, ये यंग इटली जो सीक्रेट सोसाइटी थी, इसकी स्थापना जूसेपे मैज़िनी ने किया था। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं कहीं इनका नाम जूसेपे मैथ्सनी भी देखने को मिलेगा। तो जूसेपे मैज़िनी हो या मैथ्सनी हो, दोनों सेम ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ज्वेलरीन की शुरुआत कब और कहां हुई थी। तो मैं बता दूं कि ये जो ज्वेलरीन था एक सीमा शुल्क था, ठीक है, एक कस्टम ड्यूटी था जो पर्सिया में शुरू हुई थी 1834 में। कहां पे? पर्सिया में। पर्सिया में 1834 में इसे शुरू किया गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि रूमानीवाद क्या था। तो दोस्तों, रूमानीवाद एक तरह का कल्चरल मूवमेंट था, सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसमें लोगों के बीच में लोग जाकर उनके अपने देश के वीरों के बारे में कथाएं सुनाते थे, उनके बारे में पोएट्री की जाती थी और लोगों के अंदर नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का प्रसार किया जाता था।
तो रूमानीवाद एक तरह का कल्चरल मूवमेंट था, सांस्कृतिक आंदोलन था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है या यूरोप का बीमार किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जा चुका है आपके एग्जाम्स में कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है, जिसे हम टर्की भी कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है इसे यूरोप का मरीज क्योंकि इसके कारण लगातार हम देखते आए हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं तो इस तुर्की के कारण ही बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, इसीलिए इसे यूरोप का बीमार कहा गया है। इसी के कारण वर्ल्ड वार भी देखने को हम लोगों को मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा कि नेपोलियन कोड कब लागू की गई। फ्रांस का सबसे महानतम शासकों में से अगर कोई हुआ तो वो नेपोलियन थे, और 1804 में जब ये फ्रांस के सम्राट बनते हैं तब इन्होंने एक नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड लागू किया था 1804 में। दोस्तों आप लोगों को पता है कि इस नेपोलियन ने पूरे यूरोप में उथल पुथल मचा के रख दी थी। ठीक है, और इसी के कारण यूरोप में जो आज राष्ट्रवाद देखने को मिलती है, जिसका प्रसार बाद में पूरे विश्व में हुआ, उसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण था तो वो ये नेपोलियन था। इसने कई युद्ध किए और 1815 में वाटरलू नामक स्थान पर प्रेब कंट्रीज के द्वारा इसे हराया जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर इसके अलावे भी आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट हो तो हमें कमेंट करें, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। और अगर आपको किसी टॉपिक में या किसी सब्जेक्ट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई चैप्टर में प्रॉब्लम हो, तो हमें कमेंट करके बताएं। हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर एक 1 शॉर्ट वीडियो लेके आप लोग के बीच में आए और आपकी हर संभव मदद कर सकें। धन्यवाद।